प्रिय विद्यार्थियों, आज व्यष्टि अर्थशास्त्र कक्षा 12 का भाग 3 का अध्ययन हम करने जा रहे हैं। भाग 1, 2, 3 से ये पूरा पाठ हो जाएगा, ये पूरी इकाई कंप्लीट हो जाएगी। आपने पार्ट 1 और 2 का गृह कार्य कर लिया होगा, उसको बार बार आप अध्ययन करें, अच्छे अंक प्राप्त करें, ब्लूप्रिंट के अनुसार याद करें। अब हम बात करेंगे कि अर्थशास्त्र की प्रकृति को समझिए। हर विषय का एक नेचर होता है और यह प्रकृति का मतलब यह है कि वो विषय या तो कला है या विज्ञान है। तो जॉन नेविल लेकिन्स ने अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में अर्थशास्त्र की प्रकृति और क्षेत्र और अन्य विषयों से संबंध और आर्थिक नियमों की कमियों का समावेश करने का काम ये किया है जॉन नेविल लेकिन्स ने। अब अर्थशास्त्र की प्रकृति का अभिप्राय यह है कि ये अर्थशास्त्र किस प्रकार का अध्ययन है, यानी अर्थशास्त्र कला है या अर्थशास्त्र विज्ञान है। अपन कोई भी आर्थिक अध्ययन करते हैं तो उसको दो प्रकार की प्रकृति से करते हैं कि या तो अर्थशास्त्र विज्ञान के रूप में है तो अपन वो तथ्य तर्क प्रस्तुत करेंगे कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। दूसरी बात है कि ये विज्ञान तो नहीं है, ये एक कला है। तो जैसे अर्थशास्त्र एक विज्ञान के रूप में है तो ये सबसे पहले अपने बात में ध्यान में होनी चाहिए कि विज्ञान है क्या। अर्थशास्त्र एक विज्ञान के रूप में, तो यहाँ बात करते हैं कि विज्ञान किसे कहते हैं। किसी विषय का क्रमबद्ध तथ्यपरक व तार्किक अध्ययन जिसे प्रयोगशाला में परखा जा सकता है, जिसके आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है, जिसमें कार्य कारण का संबंध पाया जाता है, उसे विज्ञान कहते हैं। तो ये अपने को पूरा नॉलेज होना चाहिए, यानी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन हो, तथ्यपरक हो, तार्किक अध्ययन हो, प्रयोगशाला में अपन उसको परख सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं और जिसके अंदर कार्य कारण का संबंध भी होता है। तो इस प्रकार का अगर अध्ययन होता है उसको अपन विज्ञान कहते हैं। अब अपन बात करेंगे क्या अर्थशास्त्र का ऐसा अध्ययन है। वैज्ञानिक तरीके से होने वाले अध्ययन क्रमबद्ध होते हैं, तथ्यपरक होते हैं, तार्किक होते हैं। इस प्रकार अर्थशास्त्र के सिद्धांत व नियमों को समाज में लोगों के व्यवहार के अंतर्गत देखकर अवलोकन के रूप में अपन ज्ञात कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशंस करेंगे। अर्थशास्त्र में भी विभिन्न प्रकार के सिद्धांत नियम होते हैं। जैसे अर्थशास्त्र में मांग का नियम है। मांग का नियम क्या है कि जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घटती है, कीमत घटती है तो उसकी मांग बढ़ती है। इसी प्रकार पूर्ति का नियम है, जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो पूर्ति बढ़ती है। इसी प्रकार उत्पत्ति के नियम है, लगान के नियम है, ब्याज मजदूरी के सिद्धांत है, लगान के सिद्धांत है इत्यादि है। अर्थशास्त्र की जो अध्ययन पद्धति है वो तथ्यपरक है, तर्क आश्रित है। तो ये दोनों प्रकार की है, हो सकती है इसमें तथ्यपरक भी है, तर्क आश्रित भी है। और निगमन विधि के अंतर्गत आर्थिक अध्ययन तर्क पर किया। अभी अपन ने पिछले पार्ट 2 में पढ़ा था आगमन और निगमन, तो ये दो प्रकार की विधियां हैं। तो निगमन विधि के अंतर्गत आर्थिक अध्ययन तर्क के आधार पर किया जाता है। तथ्यपरक आर्थिक अध्ययन के लिए तथ्यों का मतलब आंकड़ों या समग्र डाटास के आधार पर विश्लेषण करते हुए निष्कर्ष भी निकालते हैं। इस प्रकार अगर अपन बात करें तो अर्थशास्त्र की प्रकृति को हम विज्ञान के रूप में मान सकते हैं। तो अगर ये बात माने तो अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। अब बात आती है कि विज्ञान भी दो प्रकार की होती है। जैसे ये यथार्थमूलक विज्ञान है या आदर्शमूलक विज्ञान है। विज्ञान कैसा है? तो यथार्थमूलक विज्ञान में क्या होता है, कारण और परिणाम के आधार पर विश्लेषण करते हुए निष्कर्ष निकालते हैं कि ये इसका कॉज है तो ये इसका इफेक्ट है, ये कारण होगा तो ये परिणाम होगा। और अर्थशास्त्र के विभिन्न प्रकार के नियमों को
क्या है के द्वारा बताया जाता है, यानी यथार्थ में ये देखा व्हाट इज, इसके आधार पर परखा जाता है। जैसे वस्तु की कीमत में कमी से वस्तु की मांग में वृद्धि होती है, कारण है कीमत में कमी, परिणाम होता है मांग में वृद्धि। तो इस प्रकार का अगर अध्ययन है तो वो है यथार्थमूलक अध्ययन। और इस प्रकार का विज्ञान जिसमें यथार्थमूलक अध्ययन होता है तो वो यथार्थमूलक विज्ञान है। आदर्शमूलक विज्ञान, इस पद्धति में क्या होता है, मूल्यों के आधार पर अध्ययन किया जाता है। जैसे यथार्थमूलक में होता है कारण और परिणाम के आधार पर, लेकिन आदर्शमूलक में होता है मूल्यों का आधार, वैल्यू बेस्ड होता है। आदर्शमूलक अध्ययन पद्धति में क्या होना चाहिए, व्हाट आउट टू बी के आधार पर विश्लेषण करते हुए निष्कर्ष निकालते हैं। अर्थशास्त्र के विभिन्न अच्छे बुरे अथवा सही गलत के निर्णय आदर्शमूलक अध्ययन पद्धति के अंतर्गत आते हैं। यानी अर्थशास्त्र में जब अपन ये देखते हैं कि ये तो अच्छा है, ये बुरा है, या ये सही है या गलत है, यानी क्या होना चाहिए, जैसे अमीरों पर अधिक व गरीबों पर कम आयकर लगाना चाहिए, अगर इस प्रकार की हम बात करते हैं तो वो है आदर्शमूलक अध्ययन पद्धति, और उस विज्ञान को हम कहेंगे आदर्शमूलक विज्ञान। तो ये अपने को दो चीज़ याद रखनी है कि अपन अध्ययन किस प्रकार करते हैं, विश्लेषण व्हाट इज के आधार पर करते हैं, या व्हाट आउट टू बी के आधार पर करते हैं, या कॉज एंड इफेक्ट के आधार पर करते हैं, या वैल्यू बेस्ड करते हैं। अब बात आती है क्या अर्थशास्त्र कला है। तो पहले अपने को ये ज्ञान होना चाहिए कि कला किसे कहते हैं, कला है क्या। कला का अर्थ शारीरिक एवं मानसिक क्षमता से होता है, यानी फिजिकली और मेंटली जो अपनी एबिलिटी होती है उसकी बात है ये। कला वह शारीरिक या मानसिक क्षमता है जिसके द्वारा एक कार्य सर्वोत्तम या श्रेष्ठ तरीके से किया जा सकता है। इस प्रकार कला एक विधि है, कहने का मतलब है किसी कार्य को सर्वोत्तम ढंग से करना ही कला है। आदर्शमूलक अर्थशास्त्र की प्राप्ति यथार्थमूलक अर्थशास्त्र के आधार पर कर सकते हैं। यानी आदर्श स्थिति कब आएगी, जब अपन यथार्थमूलक क्या है, व्हाट इज, ये प्राप्त करेंगे, तभी अपन सही गलत का निर्णय कर पाएंगे, अच्छे बुरे का निर्णय कर पाएंगे। अर्थव्यवस्था में क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी या व्हाट आउट टू बी की प्राप्ति क्या है, व्हाट इज या क्या होता है के आधार पर करते हैं। एक विशेष कार्य जैसे गरीबी को दूर करना है तो इसकी सर्वोत्तम और श्रेष्ठ तरीके से प्राप्ति करना, गरीबी दूर करना, लेकिन इसकी अपन कौन सा तरीका अपनाएंगे, कौन सी सर्वोत्तम विधि अपनाएंगे जिसके आधार पर इसको दूर किया जा सकता है। दैनिक जीवन की चुनाव संबंधी समस्याओं के सर्वोत्तम हल, हम अर्थशास्त्र तो पग पग पर कहता है कि अपना जो मेन आर्थिक समस्या है वो चयन की समस्या है, चुनाव की समस्या है, चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो ये आपके यहाँ चुनाव का मतलब इलेक्शन नहीं है, यहाँ चुनाव का मतलब चॉइस है। संबंधी समस्याओं के सर्वोत्तम हल अर्थशास्त्र के नियमों वे विधियों का उपयोग करते हुए अपन करते हैं। ये जो अपन हमेशा काम लेते हैं इसको कि अपने सामने ये चॉइस की प्रॉब्लम होती है, करते हैं तो इसका सर्वोत्तम हल अर्थशास्त्र के नियमों और विधियों का प्रयोग करते हैं। अर्थशास्त्र के नियमों और विधियों द्वारा संतुष्टि अधिकतम करना, यानी अगर अपन उपभोक्ता है तो हमारा उद्देश्य होता है कि हमारा सेटिस्फैक्शन अधिक हो, उत्पादन अधिकतम करना। अगर हम एक उत्पादक हैं, प्रोड्यूसर है, तो हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमारा जो प्रोडक्शन है ये मैक्सिमम हो और हमारा लाभ है वो अधिकतम हो। हम बेरोजगारी घटाना चाहते हैं, आर्थिक वृद्धि और विकास करना चाहते हैं, तो ये अर्थशास्त्र की कला के उदाहरण हो सकते हैं। तो ये आपके मेरे हिसाब से समझ में आ गया कि अर्थशास्त्र कला है तो कैसी कला है, विज्ञान है तो कैसा विज्ञान है। अब बात आती है आर्थिक नियमों की कमियां। अपन जब आर्थिक नियम तय करते हैं, क्योंकि प्राकृतिक जो विज्ञान होते हैं जैसे आपके फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उनके नियम और सिद्धांतों में पूर्ण शुद्धता होती है। फिजिक्स के नियम है या केमिस्ट्री के नियम है,
जैसे H2O ये मिलने पर पानी बन जाता है, पत्थर को ऊपर फेंकते हो नीचे आ जाता है। इन सिद्धांतों में गुरुत्वाकर्षण कहने मतलब पूर्ण शुद्धता होती है। प्राकृतिक सिद्धांत के विषयों को प्रयोगशालाओं में देखकर उन नियमों और सिद्धांतों की वास्तविकता अपन परख सकते हैं। लेकिन मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि अर्थशास्त्र एक प्रकार का सामाजिक विज्ञान होने के कारण इसके नियमों और सिद्धांतों को किसी भी प्रयोगशाला में परखा नहीं जा सकता। अर्थशास्त्र वे सामाजिक विज्ञान के लिए तो समाज प्रयोगशाला होती है। भाई अर्थशास्त्र एक विज्ञान है, कैसा विज्ञान है? ये सामाजिक विज्ञान है। तो सामाजिक विज्ञान है तो इसकी प्रयोगशाला समाज हो सकती है। इस प्रकार अर्थशास्त्र के नियम और सिद्धांत भौतिक शास्त्र या रसायन शास्त्र के नियम और सिद्धांतों की तरह उतने खरे नहीं होते, क्योंकि ये मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र के नियम और सिद्धांतों में पूर्ण शुद्धता नहीं होने के कारण कम विश्वसनीयता देखने को मिलती है। फिर भी इतिहास का विकास अभी वर्णनात्मक चरण में है। जैसे इतिहास की बात करें तो वो अभी लिखने के चरण में ही है। राजनीति शास्त्र है, लोक प्रशासन है, सामाजिक मानव शास्त्र एक कदम आगे विश्लेषण के चरण में है। ये विश्लेषण कर रहे हैं अभी। इन सभी से बहुत आगे अर्थशास्त्र में भविष्यवाणी करने के चरण में है। अर्थशास्त्र के नियमों और सिद्धांतों का विकास होता। कहने का मतलब है इतिहास तो अभी वर्णनात्मक चरण में है। पॉलिटिकल साइंस है, पब्लिक एड है, सोशियोलॉजी है, ये आपके सोशल मानव शास्त्र वगैरह ये अभी विश्लेषण के चरण में है। और अर्थशास्त्र में अपन भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो अर्थशास्त्र के नियमों और सिद्धांतों का सही ज्ञान कुछ मान्यताओं पर निर्भर करता है। तो इसमें कमी क्या है? ये मूल बात ही आर्थिक नियमों की कमी है। भाई कमी पहली बात ये है कि इसके नियम फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह पूर्ण शुद्धता नहीं होती। कारण क्या है कि इसका ये मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। इसको प्रयोगशाला में परख नहीं सकते, क्योंकि इसकी प्रयोगशाला समाज होती है। और ये मोटा मोटी अभी है पूरे ये भविष्यवाणी के चरण में। तो इस प्रकार की अपन पूर्णतः इसको नहीं मान सकते कि भाई जो फिजिक्स केमिस्ट्री की तरह इसके नियम है वो काम करेंगे। अब बात आती है कि मान्यता किसे कहते हैं। कई बार यह तक असम्पशंस क्या है। हम कोई जब अर्थशास्त्र में सिद्धांत लागू करते हैं, सिद्धांत पढ़ते हैं, नियम पढ़ते हैं, तो उसमें सबसे पहले कहते हैं कि अन्य बातें स्थिर रहे, अन्य बातें मान्यता होती है। वो मान्यता अगर लागू है तो वो सिद्धांत काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। यानी मान्यता कुछ मूलभूत वे आवश्यक बातें, दशाएं, शर्तें होती है जिनका पूरा होना किसी नियम सिद्धांत के लिए आवश्यक होता है। यानी वो खंभे हैं जिसके ऊपर ये बिल्डिंग खड़ी रहती है। यानी सिद्धांत के खंभे मान्यता होती है जिन पर सिद्धांत टिका होता है। वो बातें, वो दशाएं, वो शर्तें जिस पर सिद्धांत टिका होता है वो मान्यता है। प्रत्येक सिद्धांत के पीछे कुछ ऐसी प्रस्तावनाएं और परिस्थितियां होती है जिन्हें दिया हुआ मान लिया जाता है, और इसे ही उस सिद्धांत का आधार तत्व या मान्यता कहते हैं। वास्तव में नियम व सिद्धांत के खरा उतरने या पूर्ण सत्य सिद्ध होने के लिए उपयुक्त बातों, दशाओं, शर्तों का पूर्ण होना आवश्यक है। यानी सिद्धांत तभी लागू होगा जब उसकी मान्यताएं पूर्ण हो, जो उसकी सत्ताएं, शर्तें हैं, दशाएं, ये लागू हो। अब बात आती है कि अर्थशास्त्र में कौन कौन सी मान्यता ली जाती है। अर्थशास्त्र में किन किन मान्यताओं को मोटा मोटी सभी सिद्धांतों में लिए, तो यह कॉमन बात कही है, किसी एक पर्टिकुलर सिद्धांत की बात नहीं करके पूरे अर्थशास्त्र की मोटी मोटी बातों को लिया गया। यानी आर्थिक विश्लेषण करते समय कई प्रकार की जैसे बातें, दशाएं, शर्तें की मान्यता लेते हैं, और विभिन्न आर्थिक नियम सिद्धांतों के खरा उतरने या पूर्ण सत्य होने के लिए कुछ बातें, दशाएं या शर्तें, इनकी जो मान्यता होती है उनका पूरा होना आवश्यक है। अब आर्थिक विश्लेषण के लिए मुख्य मान्यता क्या ली जाती है? एक बात आती है कि अन्य बातें समान रहे, ऑल थिंग रिमेन्स कांस्टेंट, अन्य बातें स्थिर रहे, अन्य बातें समान रहे। वही मान्यता कुछ दशाएं
कुछ शर्तें, कुछ विशेष बातें। दूसरी बात है एक आर्थिक इकाई की विवेकशीलता। जो आर्थिक इकाई है वो विवेकशील होगी। यहाँ विवेकशीलता का मतलब है कि रेशनलाइजेशन होगा, उसमें उसको भले बुरे सभी का ज्ञान होगा, कीमतों का ज्ञान होगा, ये इस प्रकार की लाभदायकता हानिकारकता का ज्ञान होगा, या सेटिस्फेक्शन, अलग अलग उसकी विवेकशीलता है। फिर यहाँ बात आती है कि आर्थिक मानव, या आर्थिक मानव का मतलब है कि वो पूर्णतया मानव है, वो आर्थिक है, जैसे भिखारी नहीं है, साधु संत सन्यासी मंगते इस प्रकार के नहीं है। उनका जो अध्ययन है वो आपके पूर्णतया आर्थिक मानव है। साम्य या संतुलन की आरंभिक दशा, ये भी इसमें मान्यता में लिया जाता है। विशेष सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं से संबंध, जीव विज्ञान और भूगोल से संबंध। हालांकि ये चीजें एक संबंध की बात है, अपन पारस्परिक अन्य सामाजिक विज्ञानों से क्या संबंध है उसकी बात है, लेकिन इसमें भी मान्यताएं, ये आपके अन्य बातें समान रहे, आर्थिक इकाई की विवेकशीलता है, आर्थिक मानव की बात होती है यहाँ, और साम्य या संतुलन की आरंभिक दशा की बात होती है। तो ये अब ये प्रश्न कई बार आता है कि अन्य बातें समान रहे से क्या तात्पर्य है। अन्य बातें समान रहे आर्थिक नियम की क्रियाशीलता के लिए कई बातों, दशाओं, शर्तों की मान्यता लेते हैं। इन्हें नियम, अन्य बातें सब यही है आपके अन्य बातें नाम से जाना जाता है। ये आपके इसको पूरा बता दिया। अन्य बातें समान रहे में कुछ दशाएं, बातें, शर्तें होती है। जैसे अपन मांग का नियम लेते हैं तो उसमें वस्तु की कीमत, उसकी पूरक वस्तु की कीमत, प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत, उसकी संबंधित वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन, भविष्य की प्रत्याशा, ये जनसंख्या, बहुत सारे जो तत्व हैं, ये फैक्टर्स हैं, इसकी बात लेते हैं। तो ये उसमें आता है कि इनको फिर दूसरों को तो स्थिर मान लेते हैं और एक कीमत को परिवर्तनशील मान करके अपन अध्ययन करते हैं। साधनों की सीमितता से उत्पन्न आर्थिक समस्या के प्रमुख कारण बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, जो है कि साधनों की सीमितता, यानी मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित है, हमारी जो आवश्यकता है अनलिमिटेड है, और प्रत्येक अर्थव्यवस्था में आवश्यकताओं की तुलना में साधन वो सीमित होते हैं। यानी हमारी आवश्यकताएं अनंत है, साधन सीमित है, साधनों के वैकल्पिक प्रयोग है, और हमारी आवश्यकताओं की जो प्राथमिकता है ये भिन्न भिन्न है। तो हमें आवश्यकताओं और साधनों के बीच समन्वय स्थापित करना पड़ता है। तो वहाँ एक समस्या उत्पन्न होती है, चुनाव की समस्या, चयन की समस्या, चॉइस ऑफ प्रॉब्लम, कि हम किस चीज का चयन करें, चॉइस करें। तो आवश्यकताओं और साधनों के बीच असमानता के कारण आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। उससे चयन या चुनाव की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कहते हैं। तो विभिन्न प्रतिस्पर्धी आवश्यकताओं में से कौन कौन सी आवश्यकताओं का सीमित साधनों द्वारा समाधान किया जाए, ये प्रमुख समस्या होती है। सामान्यतः जो आवश्यकता अधिक तीव्र होती है उसका सीमित साधनों द्वारा प्राथमिकता से समाधान किया जाता है। इस प्रकार जिन आवश्यकताओं की प्राथमिकता थोड़ी कम होती है उसको भविष्य में संतुष्ट करने के लिए वर्तमान में स्थगित कर देते, टाल देते हैं, और अप्राथमिक अथवा गौण आवश्यकताओं को लोग असंतुष्टि रख देते। कहने का मतलब है कि जैसे आवश्यकता अपने को खीर की है, कॉफ़ी की है, चाय की है, दही की है, दूध पीने की, और अपने साधन कम है। साधन मतलब दूध कम है, अपने पास पर्याप्त 1 किलो ही दूध है। अब अपन उसकी खीर बनाना चाहेंगे, एक कॉफ़ी बनाएंगे, एक चाय बनाएंगे, एक उसकी कोई मिठाई बनाएंगे, एक दही बनाएंगे, क्या बनाएंगे। तो अब अपने को सोचना है कि आवश्यकताओं में प्राथमिकता किसकी है। कि प्राथमिकता चाय करो तो फिर चाय करो पहले, तो दूसरों को अपने को रोकना पड़ेगा। तो वहाँ अपने को चयन करना है।
अब चाय वाले नहीं है, खीर बना लो। ये आपके इस प्रकार जो चयन या चुनाव की समस्या है वो उसका ये प्रमुख कारण है। मुख्य आर्थिक समस्या क्या है? बस यही जो चुनाव की समस्या है, यही मुख्य आर्थिक समस्या है। पूरा संसार, सभी जो मानव है इसमें लगे। आर्थिक समस्या का संबंध चयन से होने के कारण इसको चुनाव की समस्या कहते हैं। चुनाव की प्रथम समस्या प्रत्येक व्यक्ति द्वारा समय आवंटन की होती है। अब प्रत्येक व्यक्ति होता है, सबसे पहले तो वो शुरुआत होता है समय आवंटन। जैसे वो आराम पसंद करता है या काम करना। अब आराम पसंद करता है तो काम को छोड़ना पड़ेगा, तो काम पसंद करता है तो आराम को छोड़ना पड़ेगा। या वो तालमेल बिठा लेगा, भाई मैं तो इतना तो आराम करूँगा, इतना मैं बैठा रहूँगा, या इतना काम करूँगा। आराम व काम के आवंटन के बाद विभिन्न आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए सर्वप्रथम संसाधनों का आवंटन किया जाता है। भाई अपने पास रिसोर्स क्या है, हमारे पास संसाधन क्या है, उन संसाधनों का आवंटन करेंगे। भाई अपने को किस काम करना है तो कौन सा काम करना है। उपलब्ध संसाधन, जैसे ये अपने साधनों के प्रकार ये मानते हैं, 5 प्रकार मानते हैं। जैसे भूमि एक साधन है, पूंजी एक साधन है, श्रमिक एक साधन है, प्रबंधन एक साधन है और उद्यम एक साधन है। ये 5 साधन है। अब मोटा मोटी देखा जाए तो श्रमिक, प्रबंधन, उद्यम, ये मोटा मोटी एक ही आदमी हो सकता है। वो श्रमिक का भी काम कर सकते हैं, मैनेजर का भी कर सकता है और उद्यम का भी कर सकता है। तो इसमें इनका आवंटन किस प्रकार किया जाए? भाई पूंजी है, इसको किस काम में लगाया जाए, श्रमिक को किधर लगाया जाए, भूमि को किधर लगाया जाए, मैनेजमेंट का कौन देखे, या एंटरप्रेन्योरशिप है, उद्यमता है। तो उनका आवंटन सभी आर्थिक समस्याओं को ज्ञात किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति मुख्य आर्थिक समस्याओं को पता लगाकर उसके समाधान खोजता है। मुख्य आर्थिक समस्याओं के समाधान खोजने के लिए उत्पादन संभावना वक्र। अब ये अपन बात करते हैं उत्पादन संभावना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र, अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये 3 अवधारणा है। उत्पादन संभावना वक्र, अवसर लागत और सीमांत अवसर लागत की ये अवधारणा उत्पन्न है। इसका अपन अध्ययन हो जाएंगे। जैसे अपने पास ये सारी भूमि, पूंजी, श्रम और प्रबंधन, उद्यम ये सारा लगाते हैं। अपन देखते हैं कि अपने को बंदूकें और मक्खन 2 में से तय करना है किसका उत्पादन करना। तो अपन पूरा बंदूकें करना चाह रहे हैं या मक्खन का कर रहे हैं, या कुछ बंदूकें कुछ मक्खन, क्या स्थिति है। तो ये अपने का आवंटन उस समय, काल, परिस्थिति की आवश्यकता के अनुसार अपन करेंगे। तो अब इसका समाधान आर्थिक समस्या को उत्पादन संभावना वक्र की अवधारणा से होगा। उत्पादन संभावना वक्र की अवधारणा को समझाइए। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। डोमिनिक सेल्वेटोर के अनुसार वह वक्र जो ये बताता है कि एक देश उपलब्ध श्रेष्ठतम तकनीक वे अपने सभी संसाधनों का उपयोग करते हुए वस्तुओं की भिन्न भिन्न मात्राओं के वैकल्पिक संयोग को जिससे वे देश उत्पादित कर सकता है, ऐसा वक्र उत्पादन संभावना वक्र, वस्तु रूपांतरण वक्र और कहलाता है। इसके 2 नाम है, उत्पादन संभावना वक्र भी कह सकते हैं और वस्तु रूपांतरण वक्र भी कह सकते हैं। इस प्रकार का जो उत्पादन संभावना वक्र होता है ये मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। तो ये अपन इसको देख लेंगे आप, इसकी जो आकृति है उत्पादन संभावना वक्र आप देखिए। उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है, ये याद रखना, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। जो 2 वस्तुओं के असंख्य विभिन्न वैकल्पिक संयोगों को जोड़ने से बनता है। उत्पादन संभावना वक्र पर स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाने पर 2 वस्तुओं के संयोग में बदलाव। अब इसको अगर पूरा समझ लेते हैं अपन, जैसे वाई अक्ष देखते हैं, यह बंदूकों का निर्माण है। एक्स अक्ष पर देखते हैं मक्खन का निर्माण है। अब एक देश के पास जितने भी संसाधन है, भूमि, पूंजी, श्रमिक, प्रबंध, ये सारे लगा देते हैं।
और अगर पूरे लगा देता है तो वो ए यानी 0 से ए या मूल बिंदु देख लो, उससे ए बंदूकें हो सकती है। और पूरे के पूरे अगर साधन मक्खन बनाने में लगा देता है कि भाई अपने को शांति काल है, लड़ाई करनी नहीं है, युद्ध करना नहीं है, तो मक्खन बनाए, तो वो 0 से बे तक मक्खन बना सकता है। अब ये देखता है कि नहीं अपने को कुछ बंदूकें भी बनानी है, तो वो पे संयोग पर जा सकता है, जहाँ ओ से बंदूक बना सकता है, ओ दे मक्खन बना सकता है। अब अगर फे बिंदु पर आता है तो से ये कि बंदूक त्याग करनी होगी और इधर मक्खन बन जाएगा देर से रे, तो ये इसकी देर है जो मक्खन बनाने की अवसर लागत हो गई, उसका त्याग। कितनी बंदूकें यानी कितना मक्खन अतिरिक्त बनाने के लिए कितनी बंदूकों का त्याग किया। या वापस आप फे से पे चले जाओ, बंदूकें अधिक बनाने के लिए मक्खन का कितना त्याग, ये उसकी अवसर लागत है। यही वस्तु रूपांतरण वक्र है, यही उत्पादन संभावना वक्र है। संभावना का मतलब इतनी लगाओगे आप तो अपने जितने संसाधन है उससे अधिकतम ये वस्तु हो सकती है। जैसे इसके अंदर देख सकते हैं कि ये ए बिंदु प्राप्य है, पे प्राप्य है, फे प्राप्य है, चे प्राप्य है, यानी ये वक्र बना हुआ है, ये तो उत्पादन हो सकता है। अब अपन चाहते हैं कि मैं तो ने पर करोगे तो कुछ साधन बेकार रह जाएंगे, उनका कुशल उपयोग नहीं हो पाएगा। और अगर आप ने के स्थान पर मैं पर जाओगे, मैं पर कल्पना है, इन संसाधनों से मैं प्राप्त नहीं हो सकता। तो ये आपके इस प्रकार एक उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं के असंख्य किंतु वैकल्पिक संयोगों को जोड़ से बनता है। उत्पादन संभावना वक्र पर स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाने पर दो वस्तुओं के संयोग में बदलाव आता है, ये मैं बता चुका हूं। अर्थात एक वस्तु एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाने पर दो वस्तुओं में एक वस्तु की मात्रा में कमी होगी, दूसरी मात्रा में वृद्धि होगी। आप किधर ही चले जाओ, अगर एक को बढ़ाओगे दूसरी घट जाएगी। संक्षेप में उत्पादन संभावना वक्र ये बताता है कि एक वस्तु का अधिक उत्पादन करने के लिए दूसरी वस्तु का उत्पादन घटाना पड़ता है, अर्थात एक वस्तु को दूसरी वस्तु में बदला जा सकता है। एक वस्तु को दूसरी वस्तु में बदला जा सकता है। अरे आप मक्खन कम उत्पादन करोगे तो बंदूकें ज्यादा हो जाएगी। ये उत्पादन संभावना वक्र जो दे रखा है ये वस्तु रूपांतरण वक्र है इसका, ये मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। अब बात आती है कि अवसर लागत क्या होती है, अब ये समझना है। उत्पादन के संसाधनों जैसे श्रम पूंजी इत्यादि को जब किसी एक वस्तु मक्खन के उत्पादन में लगाते हैं या नियुक्त करते हैं तो संसाधनों को अन्य वस्तुओं बंदूकों के उत्पादन में नहीं लगा। भाई कहने का मतलब है कि आप पूरे के पूरे साधन लगा तो आप ए तक बंदूकें बना सकते हैं या बे तक मक्खन बना सकते हैं। अब आप अर्थात अन्य वस्तुओं के उत्पादन का अवसर गंवाना पड़ता। अगर आप पूरा का पूरा बंदूक बनाना चाह रहे हो तो आप मक्खन को त्याग करना पड़ेगा, और पूरा का पूरा मक्खन बनाना चाहते हो तो बंदूक त्याग करनी पड़ेगी। और ये उत्पादन संभावना वक्र का जो बिंदु है आपके पे फे जे ये, तो इसमें अगर आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाते हैं तो एक वस्तु में कमी होती है, दूसरी में वृद्धि होती है। तो जिसमें वृद्धि होती है उसकी अवसर लागत वो उसमें जो किस वस्तु की मात्रा कम की गई, त्याग किया गया, वही अवसर लागत है। अर्थात अन्य वस्तुओं बंदूक के उत्पादन का अवसर गंवाना पड़ता है। अतः गंवाई गई त्यागी गई वस्तुओं बंदूकों को उत्पादित वस्तुओं मक्खन के अवसर की लागत कहते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आप भाई पे से फे आ गए तो आपका दे से रे मक्खन बढ़ गया, तो से ये आपकी बंदूकें कम हो गई, तो ये मक्खन की अवसर लागत हो गई, वो त्यागी गई बंदूकों की मात्रा। एक वस्तु के उत्पादन की अवसर लागत उस वस्तु के उत्पादन के स्थान पर अन्य वस्तु के उत्पादन की गंवाई गई या त्यागी गई मात्रा होती है। तो इसकी व्याख्या मैं आपके अच्छे ढंग से आपको भाई रेखा चित्र की आप वर्णन करना चाह रहे हैं। तो उस समस्त संसाधनों जैसे श्रम और पूंजी के द्वारा 0 से ए या मूल बिंदु ओरिजिन भी कह सकते हैं इसको, ओ से ए तक बंदूकों का उत्पादन हो सकता है या ओ से बे तक मक्खन का उत्पादन हो सकता है। तो
अब एक आप बंदूकों करते हो मक्खन का त्याग करना पड़ता है, और मक्खन का करते हो बंदूकों का त्याग करना पड़ता है। पे बिंदु पर ओ से मात्रा बंदूकों का और ओ से दे मात्रा मक्खन का होता है। उत्पादन समाधान वो करके पे से फे पर जाते हैं तो से ये तक बंदूक का उत्पादन में कमी करनी पड़ेगी, बदले में मक्खन का उत्पादन दे रहे अतिरिक्त उत्पादन हो जाएगा। तो मक्खन की जो दे रहे मात्रा में अतिरिक्त उत्पादन की जो अवसर लागत है वो बंदूकों की उत्पादन की से ये मात्रा में कमी होगी। तो ये आपके मेरे हिसाब से पूरा समझ में आ गया। अब बात आती है कि सीमांत अवसर लागत की अवधारणा को समझ जाइए। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उत्पादन के लिए संसाधनों को एक वस्तु के उत्पादन से हटाकर दूसरी वस्तु के उत्पादन की ओर या उसकी तरफ मोड़ते हैं। संसाधनों को जब एक वस्तु की अतिरिक्त मात्रा का उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु के उत्पादन में कमी करनी पड़ती है। इस प्रकार एक अतिरिक्त मात्रा का उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु के उत्पादन में कमी की जाती है। तो दूसरी वस्तु के उत्पादन में की गई कमी की मात्रा प्रथम वस्तु की सीमांत अवसर लागत कहलाती है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। एक वस्तु की एक अतिरिक्त मात्रा का उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु के उत्पादन में कमी प्रथम वस्तु की सीमांत अवसर लागत कहलाती है। तो ये आपके क्लियर हो गया। इसका जैसे कुछ संसाधनों को कपड़ा के उत्पादन से हटाकर उसके द्वारा खेतों में गेहूं के उत्पादन की तरफ मोड़ते हैं। जैसे मान लो कि संसाधनों को मोड़ने के कारण 200 मीटर कपड़े का उत्पादन घट जाता है, 1 कुंटल गेहूं बढ़ोतरी होती है। तो 1 कुंटल गेहूं की जो अवसर लागत है या सीमांत अवसर लागत है ये आपके 200 मीटर कपड़ा हो गया। मोटा मोटी बात यह है। एक अर्थव्यवस्था की प्रमुख समस्याओं को बताइए। अब बात आती है, बहुत अच्छी बात है कि जब अपन आर्थिक समस्याओं की बात करते हैं तो ये समस्या कितनी है। तो प्रमुख अर्थव्यवस्था की ये निम्नलिखित समस्या होती है। जैसे क्या उत्पादन किया जाए, जैसे अपन बंदूकें मक्खन का ही ले। अब ये देश को सोचना है कि बंदूक उत्पादन करना है या मक्खन, ये आप सोचते होंगे किसी करो नहीं। अगर युद्ध की स्थिति है तो बंदूकें करिए, शांति काल है तो क्या करोगे बंदूकों से, मक्खन का उत्पादन करिए। 50-50 है तो उसके अनुसार जिस आप देखिए उत्पादन कैसे किया जाए। अब ये अपने को देखना है कि देश में संसाधन कैसे हैं। देश में अगर मानवीय संसाधन ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा है तो श्रम प्रधान तकनीकी अपनाओ। देश में जनसंख्या कम है, पैसे है, पूंजी है, मशीनरी है, तो आप पूंजी प्रधान तकनीकी अपनाओ। ये देश के अनुसार है। तीसरा, उत्पादन किसके लिए उत्पादन किया जाए या उसका वितरण की समस्या। जैसे 2 वर्ग है, धनी है या निर्धन। अब अपने को उत्पादन किसके लिए करना है तो ये अपने को देखना है कि देश में जनसंख्या किसकी ज़्यादा है, धनी ज़्यादा है या निर्धन ज़्यादा है, या कल्याण किसके उत्पादन से होगा। दूसरा है उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं में वितरण। जैसे ये हो गया तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, तो ये भी एक समस्या है। यानी कितना पूंजी को ब्याज दिया जाए, कितना भूमि को लगान दिया जाए, कितना श्रमिक को मजदूरी के रूप में दिया जाए, कितना प्रबंधक को वेतन के रूप में दिया जाए, और कितना उद्यमी को, एंटरप्रेन्योरशिप को लाभ के रूप में दिया जाए। वितरण किस प्रकार हो। जैसे इन पांचों ने मिलकर के एक खेत में 10 क्विंटल मूंग पैदा कर लिए। 10 क्विंटल मूंग में भूमि वाला कितना लेगा, पूंजी वाला कितना लेगा, श्रमिक कितना लेगा, मैनेजमेंट किया है वो कितना लेगा, और जिसने जोखिम उठाया है, अनिश्चितता का सामना किया है, एंटरप्रेन्योरशिप की है, उद्यमता की है, वो कितना लेता है। ये वितरण की समस्या है। उत्पादन के साधनों का पूर्ण उपयोग हो रहा है या कुछ साधन बेकार है। ये अपन उत्पादन संभावना वक्र से देख लिया कि उत्पादन संभावना वक्र के जो अंदर पॉइंट है इसका मतलब है कि वहां अगर उत्पादन कर रहे हैं इसका मतलब बेकार है, और अगर उससे ऊपर कोई बिंदु है इसका मतलब है कि वो बिंदु अप्राप्य है, और उसके उत्पादन संभावना वक्र के प्रत्येक बिंदु ऊपर है उसके वक्र के, तो इसका मतलब है पूर्ण उपयोग हो रहा है। उत्पादन क्षमता में वृद्धि की समस्या का हल कैसे करें। अब अपन चाहते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र ये जब आपके दाईं ओर शिफ्ट होता है
इसका मतलब है वृद्धि, तो ये करना है। यानी ये उत्पादन किस, तो अपने को इसमें तकनीकी बढ़ानी होगी, टेक्नोलॉजी बढ़ानी होगी, आविष्कार करने होंगे, नव परिवर्तन करना होगा। तो ये इस प्रकार की बात आती है। जैसे ये आपके क्या उत्पादन करें, ये मैंने बता दिया, कैसे उत्पादन करें, किसके लिए करें, ये बात आ गई है। अब बात आती है कि अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। तो पॉल क्रुगमैन और रॉबिन वेल्स के अनुसार एक समाज की उत्पादक क्रियाओं के लिए समन्वय का एक तंत्र अर्थव्यवस्था होती है। एक समाज की जो उत्पादन क्रियाओं के लिए जो एक समन्वय का तंत्र होता है उसको अर्थव्यवस्था कहते हैं। और अर्थशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग का अध्ययन करता है। उत्पादन किस प्रकार किया जाए, उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार किया जाए और उनका कंजप्शन किस प्रकार किया जाए। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था से हमारा अभिप्राय किसी देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, संगठन, ढांचा, संरचना और बनावट से है। किसी देश का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक संगठन कैसा है, ढांचा कैसा है, संरचना कैसी, बनावट कैसी। आर्थिक संगठन, ढांचा, संरचना में लोग वैधानिक तरीकों से आर्थिक क्रिया कर जीवन यापन करते हैं। अब अगर संसार की अर्थव्यवस्थाओं की बात करें तो मोटा मोटी 3 अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती हैं। पूंजीवाद, जिसके अंदर पूर्णतया मांग और पूर्ति का सिद्धांत रहता है, कीमत तंत्र अभी रहता है। दूसरा है समाजवाद और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का सह अस्तित्व पाया जाता है। अब ये आ सकती है अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है या अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, और ये जो आर्थिक समस्या होती है इनका समाधान अर्थव्यवस्था के प्रकार पर निर्भर करता है। इन्हीं समस्याओं का समाधान पूंजीवाद अपने तरीके से करेगा, समाजवाद अपने तरीके से करेगा और सेम प्रॉब्लम को मिश्रित अर्थव्यवस्था अलग तरीके से समाधान करेगी। अब जैसे अपने ये समस्या है और इसको जो समाधान है अर्थव्यवस्था के प्रकार के अनुसार भिन्न भिन्न तरीके से कर सकते हैं। जैसे क्या उत्पादन किया जाए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तो वो तो ये कहेगी भी कीमत ज़्यादा किसकी है, लाभ किस में ज़्यादा हो रहा है, उस वस्तु का उत्पादन कर लो। समाजवाद वाले कहेंगे ऐसा नहीं करना है, कल्याण किस में ज़्यादा है। जैसे शराब का उत्पादन क्यों करें, हम मक्खन का उत्पादन करें, तो वो इस प्रकार का देखेंगे। लेकिन पूंजीवाद कहेगा कि शराब में पैसे ठीक मिल रहे, दारू टेको। मिश्रित अर्थव्यवस्था ये आपके उचित संतुलन वो पूरा देखेगी, कुछ शराब ही कर लो और कुछ मक्खन ही कर लो, ये इस प्रकार देख लेंगे। उत्पादन कैसे किया जाए, पूंजीवाद ये कहेगा कि अपने को उत्पादन होना चाहिए न्यूनतम लागत पर, नहीं तो हमें श्रम प्रदान तकनीक की आवश्यकता है, नहीं पूंजी प्रदान। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था ये अर्थव्यवस्था देखेगी अपन अनुकूल तक, अपने पास पॉपुलेशन ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा है तो श्रम प्रदान तकनीक अपनाओ, और हमारे पास जनसंख्या कम है, पैसे हैं, टेक्नोलॉजी है, तो फिर वो लो, तो वो उस प्रकार अपने हिसाब से, लेकिन वो समाज के अनुकूल निर्णय लेगी। और मिश्रित अर्थव्यवस्था वो आपके उपयुक्त देख लेगी भी किस प्रकार क्या मामला, किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो ये पूंजीवाद तो कहता है कि वितरण उनको करना है, यह उत्पादन जिन्होंने उत्पादन में योगदान दिया है उनको वितरण कर लो। और समाजवाद और ये अर्थव्यवस्था कहती है, ये कहते हैं कि कल्याण के अनुसार, जिसमें अधिकतम कल्याण होता है उसके अनुसार वितरण कर दो। और मिश्रित अर्थव्यवस्था ये कहते हैं भाई उचित संतुलन के द्वारा। तो आर्थिक समस्याओं का अलग अलग समाधान अर्थव्यवस्था के प्रकार के अनुसार बदलते रहते हैं। जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उस वस्तु का उत्पादन किया जाता है जिसकी कीमत सबसे ज़्यादा होती है, ऊंची कीमतों के कारण लाभ अधिकतम होते हैं। किंतु समाजवादी अर्थव्यवस्था में उस वस्तु का उत्पादन किया जाता है जिससे अधिकतम आर्थिक कल्याण समाज को मिले। अब अर्थव्यवस्था को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो ये बात आती है कि अर्थव्यवस्था को सामान्यतः जो 3 क्षेत्रों में बांट सकते हैं। प्राथमिक क्षेत्र जिसमें कृषि और पशुपालन आता है, कृषि नाम आता है, पशुपालन उसके साथ है। और द्वितीय क्षेत्र होता है जिसके अंदर निर्माण और विनिर्माण आते हैं, मैन्युफैक्चर वगैरह ये।
और तीसरा क्षेत्र होता है जिसमें सेवा क्षेत्र आता है। ये 3 भागों में इसको अपन वर्गीकृत कर सकते हैं। अर्थशास्त्र क्या है? कला या विज्ञान। तो अर्थशास्त्र में सामाजिक विज्ञान की एक शाखा के रूप में अर्थव्यवस्था में होने वाले आर्थिक क्रियाओं का विश्लेषण किया जाता है। अतः अर्थशास्त्र आर्थिक क्रियाओं व समस्याओं के अध्ययन का विज्ञान है। आर्थिक क्रियाओं व समस्याओं के अध्ययन का विज्ञान है। इसी तरह अर्थशास्त्र एक कला के रूप में उन क्रियाओं और समस्याओं के सर्वोत्तम समाधान खोजने में सहायक भी होता है। तो ये आपके भाग 3 हो गया। तो आप अच्छे ढंग से इसका अध्ययन करेंगे और अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, ब्लूप्रिंट के अनुसार करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। और अगर आपको कोई इसमें लगता है तो आप कमेंट करेंगे। और मैं चाहता हूं कि मेरे विद्यार्थी अधिक से अधिक अच्छे अंक प्राप्त करें, अपना ज्ञान अर्जित करें।